अब अगला फंक्शन पढ़ते हैं सैम्पलिंग फंक्शन या सिंक फंक्शन। ये भी आपके फोरियर ट्रांसफॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज ए फिल्टर भी कभी इसको यूज़ करते हैं। आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म में अगर पढ़ा होगा तो सिंक का रेक्ट फंक्शन होता है और रेक्ट का सिंक, और इस पर आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, हर साल या ऑलमोस्ट कुछ न कुछ इस पर फ्रेम किया होता है, तो इसकी डिफिनीशन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा सैम्पलिंग फंक्शन नोटेशन यूज़ करूंगा क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें डायरेक्ट आपको बताऊंगा यूजिंग सैम्पलिंग फंक्शन। तो सिंक फंक्शन और सैम्पलिंग फंक्शन को कैसे रिलेट करेंगे ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार वो सैम्पलिंग फंक्शन ना देके आपको सिंक देंगे, तो आपको उसको सैम्पलिंग में लिख लेना होगा। फिर मैं जो बताऊंगा प्रॉपर्टीज़ कैसे यूज़ करना है आप सीधे यूज़ कर पाओगे। तो अभी मैंने जो ग्राफ प्लॉट कर रखा है वो किसका कर रखा है, सिंक फंक्शन का। तो सिंक टी कैसे लिखते हैं, अगर मैं लिखूँ सिंक 2t, तो ये सिंपली कुछ नहीं होता, साइन ऑफ जो आपका यहाँ आर्गुमेंट है पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पाई इंटू टी टी अपान पाई इंटू 2t। सिंपली ऐसे लिखा जाता है। सिंक थीटा हो तो साइन पाई थीटा अपान पाई थीटा, तो यहाँ मैंने सिंक टी लिया तो साइन पाई टी अपान पाई टी। और सैम्पलिंग फंक्शन मैं कैसे लिखूंगा, अगर मैं लिखूं सैम्पलिंग फंक्शन ऑफ 80 या सैम्पलिंग फंक्शन ऑफ 2t, सैम्पलिंग फंक्शन ऑफ 3t, तो सिंपली मुझे लिखना है साइन ऑफ 80 अपान 80, सिंपल लिखने का तरीका। तो अगर आप ध्यान से देखो सिंक टी मैंने कैसे लिखा, साइन पाई टी अपान पाई टी होता है, तो सैम्पलिंग फंक्शन क्या हो गया, सैम्पलिंग फंक्शन ऑफ पाई टी, क्योंकि सैम्पलिंग फंक्शन ऑफ समथिंग इज, कैसे लिखते हैं, सैम्पलिंग फंक्शन ऑफ 80 इज इक्वल टू साइन जो आर्गुमेंट है वहां एज इट इज ला दो साइन में, डिवाइडेड बाय उस आर्गुमेंट से कर दो। तो यहाँ क्या था, साइन पाई टी था अपान पाई टी था, तो मैं सिंपली इसको क्या लिख सकता हूँ, सैम्पलिंग फंक्शन ऑफ पाई टी। मैं बार बार सैम्पलिंग फंक्शन नोटेशन यूज करूंगा, तो सैम्पलिंग फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू साइन टी अपॉन टी, या सैम्पलिंग फंक्शन ऑफ 2t इज इक्वल टू साइन 2t अपॉन 2t, सैम्पलिंग फंक्शन ऑफ 80 इज इक्वल टू साइन ऑफ 80 अपॉन 80। तो अगर आप सिंक और इसमें रिलेशन ध्यान से देखो तो क्या है, सिंक टी यहां पे मैंने लिखा है, जैसे यहां मैंने लिखा है सैम्पलिंग फंक्शन ऑफ पाई टी इज इक्वल टू सिंक टी है, क्योंकि ये दोनों चीजें एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो आप अगर सिंक टी लिखा हुआ है, जैसे मैं कहूं सिंक 2t लिखा हुआ है और मैं कहूं इसे सैम्पलिंग फंक्शन में लिखना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जो आर्गुमेंट है सिंक फंक्शन में सैम्पलिंग फंक्शन में लिखते वक्त उसमें पाई से मल्टीप्लाई कर दो, वही क्या हो जाएगा, अब सिंपली आपका सैम्पलिंग फंक्शन हो जाएगा। और अगर सैम्पलिंग फंक्शन आपका गिवन है, सैम्पलिंग फंक्शन आप 2t, सैम्पलिंग फंक्शन आप 3t जो भी है, तो सैम्पलिंग फंक्शन लिखते वक्त जैसे यहाँ पे अगर यही सैम्पलिंग पाई टी था उसको सिंक में लिखना है, तो क्या करना है, सैम्पलिंग फंक्शन का जो आर्गुमेंट है उसमें पाई से डिवाइड कर दो। यहाँ पाई टी था अपान पाई किया तो क्या बचा, टी। तो सिंक को सैम्पलिंग में लिखना है तो सिंक के आर्गुमेंट को पाई से मल्टीप्लाई कर दो, सैम्पलिंग को अगर सिंक में लिखना है तो उसमें पाई से डिवाइड कर दो, सिंपल। सॉरी, सैम्पलिंग फंक्शन आप 2t जैसे है तो कैसे लिखेंगे, मैंने कहा अभी सिंक लिखना हो सैम्पलिंग के आर्गुमेंट को पाई से क्या कर दो, डिवाइड। यहाँ 2t अपान पाई, सिंक 2t अपान पाई इज नथिंग बट, जब सिंक से सैम्पलिंग में आना। अब इसको मैं प्लॉट करने जा रहा हूं, ये क्यों आर्गुमेंट घटता जा रहा है और ये ऑसिलेट क्यों कर रहा है, ये एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। साइन पाई टी अपान पाई टी, अगर मैं t इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं तो क्या होगा, साइन पाई इंटू 0, साइन 0 इज 0, पाई इंटू 0 0, 0 अपान 0 का फॉर्म हो जाएगा। तो यल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी यूज करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा पाई कास पाई टी, साइन का डिफरेंशिएशन कास, लेकिन यहाँ आर्गुमेंट पाई टी था तो उसका डिफरेंशिएशन पाई, अपान नीचे डिफरेंशिएट करोगे क्या आ जाएगा, पाई, टी की वैल्यू 0 रख दो तो कास पाई टी, कास पाई की वैल्यू क्या होती है आपकी, कास पाई की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, पाई पाई कैंसिल, टी इज इक्वल टू 0 पे कास पाई इंटू 0 कास 0 क्या आ जाएगा, cos 0, t इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। दिस एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट 1। अब देखो बाकी इसके जीरो क्रॉसिंग्स कहाँ कहाँ होंगे वो मैंने पॉइंट आपको प्लॉट कर रखे हैं, आप हमेशा प्लॉट कर सकते हो। अब देखो साइन जो फंक्शन होता है अगर उसका आर्गुमेंट पाई आए, 2 पाई आए, 3 पाई आए, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई हो तो हमेशा क्या होता है, 0। साइन 2 पाई 0, साइन पाई 0, साइन 3 पाई, साइन माइनस पाई 0, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, ये सारे आर्गुमेंट के लिए 0 होता है। तो सिंपली आप देखो t इज इक्वल टू मैं 1 रखूंगा तो ये साइन पाई आएगा, t इज इक्वल टू 2 रखूंगा तो 2 पाई आएगा, t इज इक्वल टू 3 रखूंगा तो 3 पाई। तो t की इंटीजर वैल्यू पे ये हमेशा क्या आएगा, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई आएगा, साइन हमेशा 0 हो जाएगा, लेकिन आपका डिविडेंड कभी 0 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पाई इंटू 1 ये क्या होगा, कोई फाइनाइट वैल्यू होगा, पाई इंटू 2 एक फाइनाइट वैल्यू होगी, 0 अपान सम फाइनाइट वैल्यू इज 0। तो कहाँ कहाँ 0 मिला, t इज इक्वल टू 1 पे, t इज इक्वल टू 2 पे, t इज इक्वल टू 3 पे। अगर मैं यहीं कह देता आपको ये कोई फंक्शन रहता सिंक t बाई 2 सपोज, तो आप लिखते क्या इसे, साइन ऑफ पाई इंटू आर्गुमेंट अपन पाई टी बाई 2 रखो,
इसकी हमेशा सिंक फंक्शन की t इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू, चाहे वो सिंक t हो, चाहे सिंक 2t हो, चाहे सिंक t/2 आप निकालोगे, आप देखना इस पे एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे, t इज इक्वल टू 0 पे अभी भी इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। बाकी एम्पलीट्यूड देखते हैं, ये जीरो क्रॉसिंग इस केस में क्या हो जाएगा, अब साइन की वैल्यू कब जीरो होगी, तभी ये जीरो हो जाएगा t अदर देन जीरो के लिए। तो t जब ये इंटीजर मल्टीपल आएगा पाई का तब ये जीरो होगा, मतलब t/2 की वैल्यू क्या हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तब ये इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई आएगा और ये आपका न्यूमरेटर जीरो होने लगेगा, जीरो अपॉन समथिंग फाइनाइट इज जीरो। तो ये जीरो क्रॉसिंग पॉइंट क्या होने लगेगा, t/2 जब 1 हो जाए या 2 हो जाए या 3 हो जाए या 4 या -1 हो जाए, -2 हो जाए, तो t की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 2 यहाँ ले जाओगे, 4, 6, 8 या -2, -4, -6, -8, तो ये क्रॉसिंग पॉइंट 2 हो जाते, 4 हो जाते, 6 हो जाते, 8। अब देखो ये घट भी रहा है, क्यों घट रहा है, ये एम्पलीट्यूड घटते जा रहा है, मैं देख रहा हूं क्यों, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ाओगे ये तो -1 या 1 से ज्यादा वैल्यू नहीं ले सकता, साइन फंक्शन हमेशा मैक्सिमम वैल्यू प्लस लेता है, आइदर साइड +1 दूसरे साइड -1, अगर यहाँ a है तो +a या -a, तो साइन है तो ये +1 या -1 लेगा। लेकिन जैसे टाइम आप बढ़ाते जा रहे हो, t की वैल्यू 1, t की वैल्यू 2, तो ये जो डिनोमिनेटर है ये बढ़ता जा रहा है, तो ये एम्पलीट्यूड क्या होता जाएगा, घटता जाएगा ऑसिलेशन का, क्योंकि ये तो 1 या -1 से ज़्यादा वैल्यू नहीं ले सकता, डिनोमिनेटर बढ़ाओगे तो ये क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। इसी तरह यहाँ भी घटता जाएगा। और ये अगर ध्यान से देखो कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन ऑफ टाइम, जैसा ये राइट साइड में है, एग्जैक्ट मिरर इमेज कहाँ है, लेफ्ट साइड में। आप निकाल भी सकते हो, साइन सैम्पलिंग फंक्शन की डेफिनेशन क्या लिखी थी ये, तो अगर मैं सिंक -t निकालूंगा तो t को -t से रिप्लेस करूंगा, क्या आ जाएगा, -πt अपान -πt, और साइन -θ इज -sin θ होता है, अपान πt आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, फिर से क्या आ गया, सिंक -t इज इक्वल टू सिंक t आ गया, मतलब इवन फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये आपको बार बार पिक्चर में आएगा। तो ये जीरो क्रॉसिंग आप कहां से निकाल सकते हो, जब ये साइनोसाइडल फंक्शन जीरो होगा। और साइनोसाइडल फंक्शन कब जीरो होता है, जब साइन का जो आर्गुमेंट हो पाई, 2π, 3π, 4π हो, उससे आप टाइम की वैल्यू क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो यही सिंक t/2 होता तो ये क्रॉसिंग 2 हो जाता, 4, 6, 8, ठीक है। और कैसे सैम्पलिंग में लिखना है वो मैंने आपको बता दिया। सिंक से सैम्पलिंग में जाना है तो पाई से मल्टीप्लाई कर दो आर्गुमेंट में, और सैम्पलिंग से सिंक में जाना है तो सैम्पलिंग के आर्गुमेंट को पाई से सिंपली क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। अब अगला पढ़ते हैं साइन टी। आप साइन ω0t आपको और cos ω0t, ठीक है। अब थोड़ा पीरियोडिक फंक्शन की बात कर लेते हैं। ये फंक्शन अगर आप देखोगे तो पीरियोडिक नहीं है, ये ऑसिलेट तो कर रहा है सिंक फंक्शन, बट इसका एम्पलीट्यूड घटता जा रहा है। अगर वो एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करे देन इट विल बी ए पीरियोडिक फंक्शन, जैसा आपको बार बार आएगा। दो पीरियोडिक फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट, कौन से आपको बार बार पिक्चर में आएंगे, जब फोरियर सीरीज पढ़ेंगे तब भी पिक्चर में आएंगे, इवन फोरियर ट्रांसफॉर्म में आएंगे, लैप्लास में, हर जगह ये दोनों आपको पिक्चर में मिलेंगे। तो साइन ω0t है, ये इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है, जो t का कोफिशिएंट होता है, चाहे मैं ये लिख दूं साइन ω0t प्लस सम कांस्टेंट फाई, कुछ एंगल फाई है, तब भी ये भी पीरियोडिक सिग्नल है और ये भी पीरियोडिक सिग्नल है। जब मैं फोरियर सीरीज पढ़ाऊंगा तो दोनों में डिफरेंस बताऊंगा। ये दोनों डिफरेंट सिग्नल्स हैं क्योंकि दोनों की वैल्यूज एट t इज इक्वल टू 0 पे सेम नहीं होगी, एट t इज इक्वल टू 1 पे सेम नहीं होगी, अलग अलग सेम पॉइंट पे इनके एम्पलीट्यूड अलग अलग होंगे, लेकिन इनका जो पीरियोडिसिटी नेचर है, जो इनका ऑसिलेट करने का, कितने टाइम बाद ये रिपीट करेंगे, वो चीज़ अभी भी सेम है। इसकी भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ω0 है और इसकी भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है, ω0। दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसीज क्या है, ω0। और अगर मैं नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकालूं तो वो क्या हो जाएगा, 2πf इज इक्वल टू ω0 होता है, तो ω0 अपान 2π आपका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। अगर टाइम पीरियड निकालूं तो 1/f होता है, तो 1/f करोगे तो कितना आ जाएगा, 2π/ω0। तो सिंपली साइन और कास का अगर फंक्शन दिखा आपको कंटिन्यूअस टाइम डोमेन में, तो सिंपली कुछ नहीं करना, t का जो कोफिशिएंट है दैट विल बी द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेट सिग्नल या सेट पीरियोडिक सिग्नल, एंड फ्रॉम एंगुलर फ्रीक्वेंसी व्हाट इज द टाइम पीरियड, t इज इक्वल टू 2π/ω0। अब यहां पे भी देखिए, सिंपली मैंने यहाँ साइन टी प्लॉट किया, तो यहाँ पे भी आपके क्रॉसिंग्स आएंगे, जीरो क्रॉसिंग्स। तो साइन कब जीरो होता है, मैंने अभी बताया, जब उसका आर्गुमेंट क्या हो जाए, पाई के बराबर, 2π के बराबर, 3π के बराबर, -π, -2π, -3π। तो यहाँ देखो साइन टी, t इज इक्वल टू पाई पे जीरो होगा, t इज इक्वल टू 2π पे, t इज इक्वल टू 3π, -π, -2π, इस तरह से ऑसिलेट करेगा। और अगर यहाँ मैं a ले लेता तो इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड
टी इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे जाता, कितना जाता ए, और मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना जाता 3 पाई बाई 2 पे कितना जाता माइनस ए। तो जो यहाँ लिखा हुआ है इससे आइदर साइड में प्लस ए या माइनस ए से ज्यादा ये कभी जा ही नहीं सकता है ना, तो प्लस ए और माइनस ए के बीच ये क्या करता ऑसिलेट करता, ठीक है। तो ये जब हम फोरियर सीरीज पढ़ेंगे तो थोड़ा और मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा कि पीरियोडिक सिग्नल का इंटीग्रेशन कब जीरो हो जाता है, डायरेक्टली आप इंटीग्रेशन को जीरो कब लिख पाओगे, वो चीजें मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी आप इतना, इसी तरह से अगर कॉस प्लॉट करना हो तो कॉस को आपने प्लॉट किया होगा, टी इज इक्वल टू 0 पे उसकी वैल्यू क्या होती है 1, और वो इस तरह से ऑसिलेट करता है। और अगर इसको ध्यान से देखोगे, कॉस सिग्नल को आपने पढ़ा होगा, इट इज इवन फंक्शन ऑफ टाइम, ये जैसा इस तरफ होगा वैसा इस तरफ होगा, कॉस ओमेगा नॉट टी। साइन ओमेगा नॉट टी ऑड फंक्शन है, अगर इसका मिरर इमेज लोगे इसके अबाउट तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज आएगा, जो ये वाला हाफ है वो यहाँ निगेटिव बन के आया, ये वाला हाफ है यहाँ पॉजिटिव बन के आ गया, ये वाला हाफ फिर से यहाँ निगेटिव बन गया, मतलब एग्जैक्ट मिरर इमेज नहीं है, उसके आगे क्या लग गया है एफ टी इज इक्वल टू, अगर सीधे मिरर इमेज हो तो एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस टी है, क्योंकि एफ ऑफ माइनस टी में आप क्या लेते हो मिरर इमेज, अगर उसके आगे माइनस लग जाए तो इसी को आप क्या कहते हो ऑड फंक्शन। तो यहाँ मिरर इमेज जब इसका लिया यहाँ तो आएगा मिरर इमेज, लेकिन आगे क्या लग गया माइनस साइन, ये एम्पलीट्यूड है तो इसी के बराबर लेकिन कैसा है निगेटिव साइड में है, इसका माइनस साइन, अगर यहाँ ए है तो यहाँ कितना है माइनस ए है, तो ये आगे माइनस लग गया, ये किसको रिप्रेजेंट करता है ऑड फंक्शन को। तो साइन को आपने पढ़ा होगा कि ऑड फंक्शन ऑफ टाइम होता है, कॉस को पढ़ा होगा हमेशा क्या होता है, तो कॉस सिग्नल टी इज इक्वल टू 0 पे कॉस 0 की वैल्यू 1 आप जानते होंगे। ये पॉइंट क्या होगा अगर मैं कॉस टी प्लॉट करूं तो टी इज इक्वल टू पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2 या 5 पाई बाई 2, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 अगर आपके पास हैं कॉस में 1 इंटू पाई बाई 2, 3 इंटू पाई बाई 2, 5 इंटू पाई बाई 2, इसके आगे माइनस भी लगा दो तो भी वही बात है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है, साइन माइनस पाई की, वैसे कास पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है, कास माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा टी इज इक्वल टू कब ये 0 होगा पाई बाई 2 पे, टी इज इक्वल टू ये कब 0 होगा 3 पाई बाई 2 पे, और 1 कब होगा फिर से जब कास 2 पाई, अगर कास इवन मल्टीपल है कॉस सिग्नल में, अगर ये cos 2 पाई है, cos 4 पाई है, cos 6 पाई है, ये हमेशा क्या होते हैं 1, इवन मल्टीपल ऑफ पाई इज 1, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई cos 3 पाई, cos 5 पाई, ये हमेशा क्या होते हैं याद रखो -1, cos पाई की वैल्यू -1 होती है, cos 3 पाई की वैल्यू -1, cos 5 पाई, और cos माइनस थीटा कितना होता है, अगर मैं कहूँ cos माइनस टी, इट इज इवन फंक्शन ऑफ टाइम, तो cos माइनस टी इज इक्वल टू cos टी, इट इज ऑलवेज एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस टी, इसीलिए ये क्या होता है इवन फंक्शन। तो मैं चाहे cos पाई की वैल्यू निकालूं चाहे cos माइनस पाई की, दोनों की वैल्यू सेम होगी, इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई चाहे माइनस आगे लगा हो न लगा हो, और इवन मल्टीपल पे 1, जबकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, क्योंकि अगर पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल ले लोगे तो वो पाई आ जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 अगर आ गया आर्गूमेंट में किसके cos के, तो इट विल ऑलवेज जनरेट 0। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला 3/2 है, ये वाला पॉइंट 2 पाई। तो अब देखो ये कब रिपीट कर रहा है, ये वाला पोर्शन यहाँ जाके रिपीट कर रहा है, फिर आगे ये रिपीट करेगा। तो अगर इसका ओमेगा देखोगे तो कितना है 1, तो इसका टाइम पीरियड देखोगे टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा नॉट, कितना आया 2 पाई। तो यहाँ ध्यान से देखो ये पोर्शन फिर आया, यही पोर्शन फिर से रिपीट करेगा यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ 2 पाई, यहाँ पे भी देखो साइन टी ओमेगा क्या है 1, कितना पीरियड आ गया 2 पाई बाई ओमेगा नॉट 2 पाई, ये पोर्शन यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, ये क्या करता जाएगा रिपीट करता जाएगा, ठीक है। तो इसका फोरियर सीरीज में डिस्कशन और करेंगे, अभी 2 और इंपॉर्टेंट 3 फंक्शन पढ़ लेते हैं जो आपको आएंगे बार बार, डेल्टा टी, यू टी एंड आर टी। अब हम पढ़ते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगा। जैसे मैंने कहा था e⁻−at u t, e⁻at u ऑफ -t, इस तरह से फंक्शन आपको आएंगे। यूनिट स्टेप पढ़ लेते हैं, बाकी u ऑफ -t हम सब जनरेट कर लेंगे, ठीक है। तो u ऑफ t क्या रिप्रेजेंट करता है, t ग्रेटर देन 0, मतलब अगर u के अंदर जो आर्गूमेंट है अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो ये एम्पलीट्यूड क्या जनरेट करता है 1, अगर आर्गूमेंट लेस देन 0 है तो ये एम्पलीट्यूड क्या जनरेट करता है 0, और अगर t इज इक्वल टू 0, अगर आर्गूमेंट 0 है, ध्यान से देखो, तो उस पॉइंट पे क्या होती है डिसकंटिन्यूटी। जब भी डिसकंटिन्यूटी आती है तो आप हमेशा एवरेज वैल्यू लेते हो। इस पॉइंट के पहले इसकी वैल्यू क्या है 0, 0 माइनस पे, 0 प्लस पे वैल्यू 1 है, तो t इज इक्वल टू 0 पे मैथ्स में जब डिसकंटिन्यूटी होती है तो नॉर्मली उसकी एवरेज वैल्यू लेते हैं 1 + 0/2, 1/2 एवरेज वैल्यू, ठीक है।
तो यूनिट स्टेप फंक्शन अगर ध्यान से देखो, इसमें इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं देखूं यूनिट स्टेप फंक्शन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, यहां से अगर आप माइनस इन्फिनिटी से बढ़ना शुरू करो, एम्पलीट्यूड आपको क्या दिख रहा है, जीरो दिख रहा है, जीरो दिख रहा है। आप टी इज इक्वल टू जैसे जीरो पे आए, ये इसने क्या रिप्रेजेंट किया, इसको कहते हैं स्टेप चेंज, इसीलिए यूनिट स्टेप फंक्शन। सडन चेंज को क्या बोलते हैं, स्टेप चेंज। इसने स्टेप में चेंज किया, कितने यूनिट का स्टेप में चेंज, एक सीढ़ी की तरह, जैसे जीरो से आप बढ़ के कहाँ चले गए, सडनली वन पे, स्टेप की तरह। तो टी इज इक्वल टू जीरो पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज ऑफ स्टेप ऑफ यूनिट, कितने यूनिट का, वन यूनिट का। अगर आगे ध्यान से आप देखो, हमेशा एम्पलीट्यूड आपको क्या मिलता है, वन। तो यूनिट स्टेप फंक्शन को मैं लिख सकता हूं, इट रिप्रेजेंट्स चेंज ऑफ वन यूनिट या स्टेप चेंज वन यूनिट एट किस पॉइंट पे, टी इज इक्वल टू जीरो। और ये कुछ रिप्रेजेंट नहीं करा, यहां कोई चेंज नहीं है, टी इज ग्रेटर देन जीरो के लिए एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है वन पे, लेकिन टी इज इक्वल टू जीरो पे इसने क्या रिप्रेजेंट किया है, चेंज ऑफ वन यूनिट या स्टेप चेंज ऑफ वन यूनिट। अगर मैं इसी को ऐसे लिखूं, अगर मैं 2ut को प्लॉट करूं तो क्या आएगा, आपका यहां 2 आ जाएगा एम्पलीट्यूड, इसके पहले जीरो। तो 2ut क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेप चेंज ऑफ 2 यूनिट एट विच पॉइंट, एट टी इज इक्वल टू जीरो, मतलब आर्गुमेंट जब जीरो है। अगर इसी तरह से मैं प्लॉट करना हो, u ऑफ t माइनस टू में प्लॉट करता हूं, शिफ्टिंग में बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन इतना आपको पता होगा, u ऑफ t माइनस टू प्लॉट करोगे तो ये होगा फंक्शन t लेस देन 2 के लिए। ये कौन सा फंक्शन है, u ऑफ t माइनस टू। आर्गुमेंट अगर लेस देन जीरो है तो फंक्शन की वैल्यू जीरो है, अगर आर्गुमेंट ग्रेटर देन जीरो है तो फंक्शन की वैल्यू वन है। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा t लेस देन 2 के लिए ये जीरो, यहां से आ जाएगा t ग्रेटर देन 2 के लिए वैल्यू वन। t इज इक्वल टू 2 पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज ऑफ वन यूनिट, पॉजिटिव चेंज, क्योंकि एम्पलीट्यूड क्या है, पॉजिटिव है। चेंज ऑफ वन यूनिट एट t इज इक्वल टू 2, यूनिट स्टेप फंक्शन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, u ऑफ t माइनस टू। तो u ऑफ t माइनस टू, अब आप बताओ, अगर मैं यही एम्पलीट्यूड a कर दूं, प्लस a कर दूं सपोज, तो a ऑफ u ऑफ t माइनस टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज ऑफ, कितने का चेंज आएगा स्टेप में, a यूनिट का, जो इसका एम्पलीट्यूड होगा वो बताएगा कितने का चेंज आएगा, यहां से बढ़ के इतना हो गया अचानक से, कितने का चेंज आएगा, और जो आर्गुमेंट है वो बताएगा कि वो चेंज कहां पे आएगा, कहां पे आएगा, जब उस आर्गुमेंट को आप जीरो कर दो, t माइनस टू इज इक्वल टू जीरो रखोगे तो t इज इक्वल टू 2 पे रिप्रेजेंट करेगा चेंज ऑफ a यूनिट एट t इज इक्वल टू क्या, 2। अगर यही मैं माइनस a ले लूं सपोज, तो इसी फंक्शन को आप प्लॉट करोगे, कैसे आएगा ये फंक्शन, इस तरह से आएगा। ठीक है, तो ये कितने a ये बताता है कि चेंज कितना होगा, अगर जीरो है तो जीरो से बढ़ के कितना हो जाएगा, जीरो प्लस a। यहां पे मैंने क्या कर दिया, इसी को माइनस a कर दिया, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी को मैं प्लॉट करूंगा माइनस a ऑफ u ऑफ t माइनस टू को, तो ये, तो माइनस a बताएगा कि चेंज कितने का होगा, माइनस a यूनिट का, मतलब एम्पलीट्यूड घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा माइनस a यूनिट से। t लेस देन 2 के लिए ये जीरो है, जीरो पे t इज इक्वल टू 2 पे कितने का चेंज आएगा, माइनस a यूनिट का। किस पॉइंट पे चेंज आएगा वो कौन बता रहा है, आपका आर्गुमेंट। जब आर्गुमेंट को आप जीरो कर दोगे वो बताएगा कि वो स्टेप चेंज किस पॉइंट पे आएगा, उसके पहले वैल्यू कांस्टेंट होगी, उसके बाद वैल्यू कांस्टेंट होगी, उस पॉइंट पे चेंज कितना होगा वो ये एम्पलीट्यूड हमेशा आपको बताएगा। तो जैसे इस पे क्वेश्चन आपको आते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे हमने रेक्ट फंक्शन ही पढ़ा था, उसी को मैं ले लेता हूं, इसको आपको वो कह देंगे, सपोज ये 2 यूनिट मैंने ले लिया, एक्चुअल रेक्ट फंक्शन नहीं है, उसी का मॉडिफाइड वर्जन है। मैं कहूंगा इसको रिप्रेजेंट करो आप यूजिंग शिफ्टेड यूनिट स्टेप सिग्नल्स। जहां भी आपको अगर सिग्नल में केवल स्टेप चेंज दिखे, आप उसको हमेशा शिफ्टेड यूनिट स्टेप के टर्म में लिख सकते हो। यहां देखो ध्यान से, यहां कोई चेंज नहीं है, यहां चेंज कैसा आया, स्टेप का, यहां एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, यहां चेंज कैसा आया, स्टेप का, तो इसको मैं यूनिट स्टेप में लिख सकता हूं। अब देखो कैसे लिखूंगा, t लेस देन -1/2 के लिए जीरो है, स्टेप चेंज कहां पे आया, मुझे वो पॉइंट ढूंढना है। t इज इक्वल टू -1/2 पे चेंज आया, कितने यूनिट का आया बताओ, 2, तो प्लस 2 यूनिट का चेंज आया तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा 2, क्योंकि एम्पलीट्यूड बताता था कितने यूनिट का चेंज आएगा। अगर घट रहा है एम्पलीट्यूड तो माइनस a आएगा, बढ़ रहा है तो प्लस a, तो 2 यूनिट का प्लस चेंज आया तो 2। ये चेंज किस पॉइंट पे आया, t इज इक्वल टू -1/2 पे, किस पॉइंट पे स्टेप चेंज कैसे लिखते थे, t इज इक्वल टू 2 पे है तो t -2,
अगर t इज इक्वल टू -1/2 पे तो मैं ये लिख सकता हूं, जब ये t + 1/2 जीरो करूंगा तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/2। अब अगला यहां चेंज हो गया क्या स्टेप का, नहीं, यहां एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। अगला स्टेप चेंज कहां हुआ, t इज इक्वल टू 1/2 पे, तो कितने का चेंज हुआ, 2 था एम्पलीट्यूड, घट के कितना हो गया, 0। तो चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल। यहां पे देखो इनिशियल वैल्यू जस्ट लेफ्ट में 0 थी, फाइनल वैल्यू कहां पहुंच गई 2, तो चेंज कितना आया, फाइनल 2 माइनस इनिशियल 0, तो स्टेप का चेंज कितना आया 2। यहां पे कितना चेंज आया, इनिशियली 2 था, घट के कितना हो गया 0, तो चेंज होगा 0 - 2। कितने का चेंज आया, -2 का, तो एम्पलीट्यूड -2 हो जाएगा। किस पॉइंट पे हुआ, u ऑफ t - 1/2, t इज इक्वल टू 1/2 पे। तो अगर इसी रेक्ट फंक्शन को यूजिंग शिफ्टेड यूनिट स्टेप लिखना होता तो ये आपका क्या हो जाता है आंसर। तो केवल स्टेप चेंज को काउंट करना है, उसके हिसाब से आप सीधे सीधे लिख सकते हो किसको, अगर स्टेप चेंज हो जाए। इस पे भी आपके क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। अगला पढ़ते हैं डेल्टा फंक्शन। इसको मैं अभी आगे क्वेश्चन कराऊंगा, इस पे शिफ्टेड यूनिट स्टेप, तो थोड़ा सा और डिस्कस करूंगा। यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दिया डेल्टा फंक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 1 आपको लिख रहा है, ये 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, एम्पलीट्यूड की एरिया। ये हमेशा याद रखना, ये इसका एम्पलीट्यूड नहीं है कि t इज इक्वल टू 0 पे इसका एम्पलीट्यूड 1 है। इसका एरिया, टोटल एरिया, कहां से कहां तक एरिया निकालते हैं, टोटल एरिया, राइट फ्रॉम -∞ टू +∞। अगर मैं निकालूं डेल्टा t dt, ये हमेशा डेल्टा t dt या y dx या fx dx हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया अंडर कर्व, और लिमिट बताती है कि एरिया कहां से कहां निकालना है। तो डेल्टा t dt रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया, कहां से कहां, राइट फ्रॉम -∞ टू, मतलब टोटल एरिया निकाल रहे हो जितनी भी होगी, राइट फ्रॉम -∞ टू +∞। ये वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1। इसका अगर मुझे एम्पलीट्यूड पूछा जाए t इज इक्वल टू 0 पे, तो क्या है, इनफाइनाइट है या अनडिफाइंड, वेरी हाई वैल्यू। और t अदर देन 0 पे इसका एम्पलीट्यूड कितना है, बताओ, 0 है। तो ये इसकी डिफिनीशन होती है डेल्टा फंक्शन की, t इज इक्वल टू 0 पे इट्स एम्पलीट्यूड इज वेरी हाई, इनफाइनाइट, एंड t अदर देन 0 मतलब लेस देन 0, t ग्रेटर देन 0 के लिए इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, सिंपली 0। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, सैम्पलिंग थियरम में भी ये आएगा, सैम्पलिंग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और इस पे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आता है, तो वहां पे जब इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कराना होगा तो मैं इसको और डिस्कस करूंगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा हो a, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, -∞ टू ∞ डेल्टा t dt इज इक्वल टू, अब एरिया कितना आ गया, a आ गया। एम्पलीट्यूड इज स्टिल इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी इंटू a करो, कुछ भी करो, एम्पलीट्यूड हमेशा इसका इनफाइनाइट होता है। t अदर देन 0 पे इसका एम्पलीट्यूड 0 है, t इज इक्वल टू 0 पे a है, और इसका एरिया a हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा, एरिया अंडर कर्व a, ठीक है। इसको और मैं डिटेल में जब क्वेश्चन कराऊंगा डेल्टा फंक्शन के इंटीग्रेशन का तो और बताऊंगा, ठीक है। अब आते हैं रैम फंक्शन पे। रैम फंक्शन एक वही है, लाइन का फंक्शन है। अब ध्यान से देखो, ये लाइन है, इसका स्लोप मैं निकाल सकता हूं, 1 पे वैल्यू 1 है, 0 पे वैल्यू 0 है, तो स्लोप कितना हो जाएगा, 1 - 0, 1 पे वैल्यू 1, 1 - 0, और 0 पे वैल्यू 0, तो 1, 1 पे 0, 0 पे, स्लोप कितना हो गया 1, और y एक्सिस के साथ इंटरसेप्शन कितना, 0। तो इस लाइन का इक्वेशन अगर मुझे लिखना हो, इसका अगर फंक्शन लिखना हो रैम फंक्शन, तो रैम फंक्शन है कितना, आर टी इज इक्वल टू यम इज 1, यम इंटू टी प्लस सी इज इक्वल टू क्या है, 0 है, तो टी। लेकिन ये लाइन क्या हमेशा एग्जिस्ट करती है क्या, अगर हमेशा एग्जिस्ट करती है तो सिंपली हो जाता आर टी इज इक्वल टू टी। लेकिन ये लाइन कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट करती है, राइट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, लेस देन 0 के लिए लाइन एग्जिस्ट नहीं करती। अगर करती तो ये पीछे भी ये लाइन एक्सटेंड होती। तो दिस आर टी इज इक्वल टू टी फॉर व्हाट, टी ग्रेटर देन 0 एंड t लेस देन 0 के लिए इसकी वैल्यू क्या है, 0। इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं, अगर मैं इसी को ये लिख सकता हूं कि नहीं, t इंटू यू ऑफ टी। क्यों, फॉर t ग्रेटर देन 0 ut इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो t इंटू 1 t आ जाएगा फॉर t ग्रेटर देन 0, एंड फॉर t लेस देन 0 ut विल बी व्हाट, 0। तो t इंटू 0 क्या आ जाएगा, 0 फॉर t लेस देन 0। तो ये रैम फंक्शन को आप हमेशा कैसे लिख सकते हो, t इंटू ut। तो for t greater than 0 it is a line having slope is equal to 1 and for t less than 0 its amplitude is 0। ये भी एक लाइन है जिसका एम्पलीट्यूड भी 0 है और इसका स्लोप भी 0 है, सब कुछ 0 है। ये हमेशा वैल्यू क्या देगा, 0, t लेस देन 0 के लिए, है ना। तो इसमें हमने जो जो सिग्नल आपके सिग्नल एंड सिस्टम में आएंगे बार बार, मेनली मैंने डिस्कस कर लिए हैं। फोरियर सीरीज में जो आएगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म में, लैप्लास में, कन्वोल्यूशन में, व्हाट एवर इट इज। कंटिन्यूअस टाइम डोमेन के अप्रोच से मैंने सारा कर दिया। इसी का डिस्क्रीट डोमेन लिखना बहुत आसान है, वो मैं आपको सिखा दूंगा कैसे लिखते हैं।
अब इसके आगे हम पढ़ेंगे शिफ्टिंग एंड स्केलिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम लोग उसमें कंफ्यूज होते हैं। वो आपको क्लियर हो जाएगा तो बाकी की आगे चीज़ें मैं बहुत आपको आसान बना दूंगा। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ आती हैं तो अप्लाई करना मैं सिखा दूंगा, तो क्वेश्चंस बहुत ईजिली सॉल्व होंगे आपकी इसमें, ठीक है।